सेक्शन में आगे के सप्लीमेंट्स देख रहे हैं। कैफीन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। कैफीन क्या होता है? कैफीन बेसिकली एक केमिकल है जो कि कॉफी में, टी में, कोला में, गुआराना में, मिल्क में और अदर प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। कैफीन मोस्टली मेंटल अलर्टनेस के लिए लिया जाता है। तो ये नॉर्मली तो कैफीन एक स्टिमुलेंट है, तो आप इसको फैट बर्नर के रूप में ले सकते हैं। आप इसको प्री वर्कआउट में एक्सरसाइज से पहले ले सकते हैं। आपको ये एनर्जी और अलर्टनेस यानी कि मेंटल फोकस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, जिससे कि आपको एनर्जी भी रहती है और आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हैं और आपका जो ब्रेन या नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा देर तक आपको वर्कआउट करने में परेशानी नहीं होती है। उसके बाद जो आता है मोस्टली ये आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल्स का सर्कुलेशन है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन। एड्रीनलिन सभी को पता है एक ऐसा पॉजिटिव हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में हमें पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। हम लोग का इच्छा होती है एक्सरसाइज करने की, हमें खुश रहने की इच्छा होती है, तो एड्रीनलिन जोश पैदा करता है। तो जो हमारा स्टेमिना है उसका लेवल को कैफीन इंक्रीज करता है, हमें रिफ्रेश फील करवाता है, फोकस्ड फील करवाता है। इसीलिए आपको समझ में आता है कि पढ़ने वाले बच्चे रात को जैसे सो ना जाए तो उनको कॉफी पिलाई जाती है, ताकि वो रिफ्रेश भी रहें, रात को फोकस्ड रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। तो कैफीन जनरली एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप प्री वर्कआउट में ना भी ले रहे हो तो जनरली भी आप सुबह शाम में कैफीन ले सकते हैं। बट कॉफी ज्यादा पीने का मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं कैफीन का दे रहा हूँ। कैफीन को आप किस फॉर्म में ले सकते हो वो देख लीजिए। आप कैफीन को ले सकते हैं इन द सेंस के बिना दूध के और बिना मीठे के ब्लैक कॉफी के रूप में ले सकते हैं। अगर आपको एज अ सप्लीमेंट यूज करना है तो ये ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, बट अच्छे सोर्स से लेने चाहिए क्योंकि जनरली बहुत अच्छा मिलता नहीं है, अच्छी क्वालिटी का कैप्सूल। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है ग्रीन टी। और ग्रीन टी जो है बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा हो जाते हैं, तो उन फ्री रेडिकल्स को घटाने के लिए ग्रीन टी हम लोग लेते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल अगर आपको याद नहीं हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग जो बाहर का खाना खाते हैं या खराब खा लेते हैं, उसकी वजह से या कोई प्लीज सब लोग साउंड ऑफ कर लीजिए अपना। मेंटल हमारी कुछ एग्जाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन, कुछ भी नेगेटिविटी अगर हो हमारे माइंड में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स हमारा न्यूट्रिशन खुद खा जाते हैं, एक एज अ पैरासाइट काम करते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए शरीर से एक तरह का आप टॉक्सिक मटेरियल उनको कह सकते हो, टॉक्सिन्स कह सकते हो। तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग ग्रीन टी या एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल जिसमें भी होता है वो लेते हैं। तो फैट लॉस में तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही, क्योंकि ग्रीन टी भी अच्छा है, कैफीन भी अच्छा है फैट लॉस के लिए। नेक्स्ट आता है जो फैट लॉस में बहुत कॉमनली एक हर्ब यूज होती है, उसका नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। और बहुत सारी कंपनीज सिर्फ गार्सिनिया कंबोजिया का फैट बर्नर बनाती हैं। अकेला एक यही इंग्रेडिएंट उसके अंदर होता है वेट लॉस के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेट लॉस सप्लीमेंट नहीं है, हालांकि कंपनियां कहती हैं कैसा है। बट इसको आप रेगुलरली लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं वो गार्सिनिया कंबोजिया ले सकते हैं, या फिर इसके साथ बहुत सारे और इंग्रेडिएंट आते हैं स्पाइसेस वगैरह का, तो वो सब मिला के जो हर्बल मेडिसिन आती है उनको लिया जा सकता है अगर कोई स्टिमुलेंट से बचना चाहता है। वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि फैट बर्नर कितनी तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। नेक्स्ट आता है कि मिल्क थिसल। मिल्क थिसल बेसिकली लिवर का एक टॉनिक कह सकते हो या लिवर का सप्लीमेंट है। क्योंकि ज्यादातर जो भी हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, तो वो पहली उसकी जो चेकिंग होती है एक तरह से लिवर में होती है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 1000 काम करता है, जिसमें से अभी तक जो साइंटिस्ट हैं सिर्फ 500 प्लस काम पता लगा पाए हैं। और ऐसे बहुत सारे काम है जो अभी तक हमें पता भी नहीं है कि लिवर क्या क्या करता है हमारे शरीर के लिए। और सारी जो टॉक्सिसिटी है, जो जहर है हमारे शरीर में अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसको लिवर अपने ऊपर लेकर हमारी सेफ्टी के लिए काम करता है। तो लिवर के डिसऑर्डर से बचने के लिए हम मिल्क थिसल लेते हैं। मिल्क थिसल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि हमारी बॉडी, हमारा जो लिवर है उसकी रक्षा करता है फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम कीमोथेरेपी, या इनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी तरह के डैमेज से हमें बचाता है। तो एक सप्लीमेंट के रूप में आप मिल्क थिसल ले सकते हो। पीछे आ रहा था सर, कि हाँ जी। हाँ, अभी आपने ग्रीन टी से पहले आप ब्लैक कॉफी के बारे में बता रहे हाँ थे। हाँ हाँ।
हाँ, मैं वो सुन नहीं पाई, तो मैं जब बता तुम देता हूँ। ग्रीन टी के बारे में बोल। हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ आपको ब्लैक कॉफी के बारे में दोबारा से। आपने कल भी पूछा था कि हम ब्लैक कॉफी लें या बीसी डबल ए लें, तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा था कि दोनों ही ले सकते हैं एक साथ, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी से ये पूछो कि मैं खाना खा रही हूँ तो मैं रोटी लूं या पानी लूं, तो ये सवाल ऐसा हो जाएगा। तो आपको पानी प्यास के लिए लेना है और रोटी आपको भूख मिटाने के लिए लेनी है। तो इसी तरह से बीसी डबल ए और ब्लैक कॉफी एक जैसी चीजें नहीं है, तो आप उन दोनों की तुलना नहीं कर सकते। आप दोनों अलग अलग कामों के लिए लिए जाता है। तो ब्लैक कॉफी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, आपको फोकस प्रोवाइड करेगा जो कैफीन देता है, तो आप एक्सरसाइज करने में आपका मन भी लगेगा और ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे। लेकिन बीसी डबल ए का काम रिपेयर करना है, तो जब आप ज्यादा देर तक वर्कआउट कर पाओगे तो जो टूट फूट होगी मसल्स में उसका रिपेयर बीसी डबल ए करेगा। तो बीसी डबल ए और ब्लैक कॉफी में से चॉइस नहीं कर सकते, आप दोनों ले सकते हैं। और आपकी, मतलब इसका मतलब मसल्स बैलेंस होने के लिए भी। हाँ, मसल को मान लो आपने तोड़ा, तोड़ने के लिए जाते हैं ना हम जिम में, क्या करते हैं हम कैटाबॉलिज्म के लिए जाते हैं कि हमें पहले मसल को तोड़ना है। नहीं तो जिम में जाके हम रेस्ट हाँ। करने तो जाते नहीं है। हम जाते हैं जिम में ताकि हम कुछ ऐसा वर्कआउट करें कि हमारे शरीर का मसल टूटे। तो हम अपनी बॉडी को थकाते भी हैं, तोड़ते भी हैं। अब उस तोड़ने के बाद मसल का, क्योंकि एक आदत है कि उसको तोड़ने के बाद जब कुछ खिलाया जाएगा तभी वो ताकत भी लाएगा अपने अंदर, और तभी उसका साइज भी बढ़ेगा। तो जब आपने तोड़ने के लिए आपके अंदर कम एनर्जी है और आपका मन नहीं लग रहा जिम जाने का या मन नहीं करता, तो उसके लिए आप ब्लैक कॉफी लेते हो ताकि उसको ज्यादा तोड़ पाओ। और फिर जब वो टूट जाए तो उसको रिपेयर करने के लिए आप बीसी डबल ले लेते हो। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आपको क्लियर है मैम? हाँ, यस सर। ओके। तो सर, बीसी डबल ए और ये कॉफी कॉफी लेके और वर्कआउट के टाइम में बीसी डबल ए ले सकते सर? आप तो पहले लेना चाहिए, दोनों चीजें ही आपको पहले लेनी चाहिए। एक्सरसाइज से आधा घंटा 15-20 मिनट पहले आप दोनों चीजें ले सकते हो, ब्लैक कॉफी भी ले सकते हो और बीसी डबल ए भी ले सकते हो। दोनों पहले लेने से आपको फायदा ज्यादा पहुंचाएंगे, ड्यूरिंग से भी ज्यादा। हालांकि लिया तो कभी भी जा सकता है, बट पहले लेने से ज्यादा इसके फायदा है। लिए मैंने डिस्टेंस तो रहना चाहिए ना सर, एक 15 मिनट का, आधा हाँ, तो घंटा का मैंने तो अभी बोला होना चाहिए। 15 मिनट से 30 मिनट का आप डिफरेंस लेके पहले ले, आधा घंटा पहले ले सकते हैं। ओके सर, ओके। ठीक है। ओके, तो ओके। नेक्स्ट जो आ रहे हैं हमारे पास अब, ये आ रहे हैं फैट बर्नर्स की कैटेगरी आती है ईसीए स्टैक। जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर मार्केट में अवेलेबल है, अगर कोई जो सबसे ज्यादा बिकता भी है, वो है ईसीए स्टैक के फैट बर्नर्स आते हैं। ये थोड़े से खतरनाक माने जाते हैं, इसलिए कई सारे देशों में बैंड है ये। इंडिया में भी बैंड है, बट इंडिया में कोई ऐसी रेगुलेशन ने भी इतनी बनी नहीं है, इसलिए अभी भी बिक रहे हैं। बट यूएस में या यूके में जो यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिकन कंट्रीज है, उनमें ज्यादातर देशों में ये बैंड है एफेड्रा। एफेड्रा एक हर्ब होती है जो कि हार्ट के लिए इसको सही नहीं माना जाता खाने में, बट ये फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। और क्योंकि ये फैट लॉस स्टिमुलेंट के रूप में करती है कैफीन के साथ, तो बहुत ज्यादा आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और ज्यादा आपको घबराहट ज्यादा फील होती है, जिसकी वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। इस वजह से कई देशों में ये बैंड है। बट ये एक स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर है। अगर कोई बंदा जिसको आदत है पहले से, वो काफी टाइम से कैफीन ले रहा है और अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसको फैट बर्नर चाहिए रिजल्ट के लिए, कॉम्पिटिटिव बॉडी बनाने के लिए, तो आप उसको ईसी स्टैक रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप सुनते भी होंगे लाइपो 6 आता है मार्केट में, नाइट्रोटेक के फैट बर्नर्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो फैट बर्नर्स हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि रेगुलरली थोड़ा थोड़ा लेने पे आप इसकी आदत तो डाल ही सकते हैं, बट थोड़ा सा पानी ज्यादा पीना चाहिए इसके साथ। और ये आपको पूरा दिन एक जिटरी टाइप की फीलिंग, या ये समझ लो आप लिफ्ट में जैसे कि चल रहे हो, इस तरह की फीलिंग देते हैं। और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कुछ खा लूं कुछ खा लूं, तो और ज्यादा खाने की टेंडेंसी पैदा करते हैं। बट आपको अगर कंट्रोल करके आप चलोगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं और बहुत जल्दी देते हैं। तो थोड़ा सा सेफ्टी इश्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है इसको लेते हुए। किसी भी क्लाइंट को देंगे तो ज्यादा, मान लीजिए 100 किलो से ज्यादा का क्लाइंट है, 90 किलो से ज्यादा का क्लाइंट है, ज्यादा मोटा क्लाइंट है, फैटी है, उसको नहीं देंगे। अगर आपने एज अ बिगिनर उसको पहले ये पकड़ा दिया कि तेरे को तो मैं रिजल्ट ला के दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, तो आप एक खतरा पैदा कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे क्लाइंट को देना है जो कि फिट हो पहले से ही, और पहले से काफी दिनों से फैट बर्नर यूज कर रहा हो और कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा हो, उसको आप दे सकते हैं। बट आप सोचो कि किसी मोटी लेडी को या किसी मोटे बंदे को ऐसे को दे दिया जो कि घरेलू टाइप का आदमी है, तो उसको नुकसान करेगा, उसको नहीं देना है। उसको आपको गार्सिनिया कंबोजिया टाइप के हल्के फुल्के फैट बर्नर्स या कैफीन दे सकते हैं उसको सिर्फ।
तो कैफीन हेल्प करेगा। अच्छा, इसकी वर्किंग जरा सी जल्दी से मैं बता देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसमें देखिए 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, एफेड्रा से एफेड्रीन, कैफीन और तीसरा एस्पिरिन टैबलेट्स होते हैं। और हम सबको पता है एफेड्रा जो है ये आपका जो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, जो हीट थर्मोजेनिक इफेक्ट पैदा होता है बॉडी के अंदर, तो उससे फैट बर्न होता है। और कैफीन भी साथ ही साथ आपका स्टिमुलेंट है, ये भी वही काम कर रहा है। तो दोनों मिलके आपके हार्ट के जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसी के अंदर एक एस्पिरिन नाम की दवाई भी डाली जाती है, जो कि बहुत कॉमन हार्ट की सेफ्टी के लिए दी जाने वाली दवाई है। एस्पिरिन क्या करती है, बीपी को लो करती है। तो ये इसलिए ऐड की गई है इसके अंदर, ताकि बहुत ज्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए एस्पिरिन भी अवेलेबल रहे, और ये दवाई आपको ज्यादा जिटरी फीलिंग या घबराहट वाली फीलिंग ना दे, बट स्टिल आपको घबराहट होती है जब तक कि आपको आदत ना पड़ जाए इसकी। तो थोड़ा सा सेफ्टी इश्यू के साथ इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप देख भी सकते हो इसमें लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा पोटेंट फैट बर्नर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कॉस्टली भी आते हैं ये वाले फैट बर्नर। इसमें आपको जो ईसीएस स्टैक है ना, इसमें सारे जो, ये तो बहुत अच्छा नाम है इसका, न्यूट्रीजा कंपनी का है ये, इंडियन कंपनी है ये एमपी में, और पहले बहुत अच्छे सप्लीमेंट बनाती थी। मैं हालांकि ऑनलाइन मुझे नहीं कहना चाहिए, बट आजकल मैंने काफी बीच में सप्लीमेंट मंगाए थे, इनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे नहीं थे। पुराने पहले के जमाने में शायद सही था इनका रिजल्ट, अब नहीं है क्वालिटी। दूसरा मैं ये बता रहा था कि आपको जो ये ईसीएस टैग के ज्यादातर सप्लीमेंट, ये वाला तो बहुत अच्छा नाम है, बट ज्यादातर आपको जो खतरनाक नाम वाले सप्लीमेंट मिलेंगे फैट बर्नर वाली कैटेगरी में, जैसे कि कर्स, भूतिया कोई फोटो बनी होगी, ब्लैक मांबा, ब्लैक स्पाइडर, है ना, इस तरह के जो खतरनाक नाम वाले होंगे जितने भी, घोस्ट, ये सब आपके ईसीएस टैग के फैट बर्नर होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर्स होंगे। तो ये आपको पहचान है इस तरह की, मार्केटिंग ऐसी की जाती है कंपनी में। अब आते हैं हम टोटली के 6 टाइप्स ऑफ फैट बर्नर। हाँ जी मैम, पूछिए। हाँ, तो मुझे आज एक क्लाइंट है सर, हम्म। होम पीटी के लिए मैं आपको बोली थी, हाँ हाँ हाँ। उनका ये वेट है 100 का आगे है sir। ओके। तो अभी आपने वो ये सप्लीमेंट बोला ना फैट बर्नर का, हम्म। उनको उनको मैं दे सकती हूँ क्या सर? नहीं मैम, ये ईसीएस टैग नहीं दे सकते हो। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर 6 तरह के फैट बर्नर, तो आप खुद चूज कीजिएगा इन 6 में से कौन से आप दे सकते हो। ईसीए नहीं देना है अभी आपको। क्लाइंट मेल है या फीमेल है, पहली बात तो बताइए। मेल है सर। मेल है। क्लाइंट क्या 100 प्लस है आपने बताया, एज कितनी है क्लाइंट की? तो 33 34 33 34 के आसपास है ना, तो 100 प्लस केजी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा क्लाइंट इस ईसीएस टैग का तो है ही नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया, क्योंकि फैट बहुत ज्यादा होगा 33 साल की उम्र में। 100 किलो से ज्यादा का वेट वैसे ही खतरनाक है, क्योंकि 30 प्लस पे जाने के बाद हार्ट की फंक्शनिंग भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसको ईसीएस टैग ना देके आप लाइट बिना स्टिमुलेंट का फैट बर्नर दे सकते हैं। फर्स्ट टाइम है इसलिए हर्बल वाला दे सकते हैं। और दूसरा, पहले हम लोग फिर भी नहीं देते, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 100 से नीचे लाने की कोशिश करते हैं विद डाइट एंड समवट एक्सरसाइजेस। तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ डाइट का कॉम्बो ऐसा बनाते हैं जिससे कि पहले वो 100 से नीचे आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि 100 से ऊपर में थोड़ा वर्कआउट भी प्रॉब्लमेटिक होता है क्लाइंट्स के लिए करना। तो ज्यादा हम उनको कार्डियो नहीं करवा सकते, जंप नहीं करवा सकते, क्योंकि नीज पे बहुत जोर पड़ता है, उनकी जो क्या कहते हैं, एड़ियों पे बहुत फर्क पड़ता है, जो हील्स होती हैं उनकी उस पर बहुत वेट पड़ता है, जिसकी वजह से हड्डियों हड्डियों के अंदर दिक्कत आ सकती है उनकी। तो इसलिए हम लोग पहले उनको डाइट ऐसी करते हैं ताकि थोड़ा सा 90 92 के आसपास उनका वेट आ जाए, फिर हम फैट बर्नर चला के थोड़ा और रिजल्ट को खींचते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश ये कीजिए कि उनकी डाइट को डिफरेंट, मतलब 6 से 7 मील्स एक दिन में डिवाइड कर दीजिए, और जो कैलोरीज वो ले रहे हैं उसकी काउंटिंग उनसे लिखवा लीजिए कि 1 2 दिन की डाइट क्या खा रहे हैं वो। और पहले हम कैलोरीज को कम करेंगे, उसके बाद उनकी डाइट में चेंजेस करके थोड़ा सा एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें जंपिंग वगैरह ना हो बट वेट लिफ्टिंग हो, और थोड़ा सा कार्डियो भी हो, जिसमें कार्डियो इन द सेंस कि थोड़ा रनिंग टाइप की हो, साइकिलिंग हो, ऐसी चीजें हो जिसपे हार्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम ना पड़े उनको। तो धीरे 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 करके उनका जो वेट कम होने लगेगा, फिर हम फैट बर्नर्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है मैम? यस सर। ओके। देखिए आगे हम चल रहे हैं 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट बर्नर्स दैट वर्क डिफरेंटली। तो 6 तरह के फैट बर्नर्स हम देखते हैं आज। इसमें से सबसे पहले और सबसे ज्यादा कॉमन जो फैट बर्नर्स होते हैं और जो इजीली अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं
और हर एक के ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। उनमें से एक है थर्मोजेनिक फैट बर्नर। मोस्ट ऑफ द फैट बर्नर्स जितने भी तरह के होते हैं जो कि आमतौर पर आपको मार्केट में मिलते हैं, वो थर्मोजेनिक होते हैं। थर्मोजेनिक का मतलब होता है कि जो हीट पैदा करते हैं बॉडी में। तो भी अभी मैंने डिस्कस किया था, जैसे गार्सिनिया कंबोजिया और कैफीन, ये स्टिमुलेंट भी होते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, बॉडी में गर्मी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फैट बर्निंग फास्ट हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल जनरल टाइप के फैट बर्नर्स होते हैं। इनके अंदर जो ईसीएस टैक है वो भी थर्मोजेनिक में ही आता है, इसलिए डिस्कस वो भी हो रहा है। बट आप जनरल वे में देखेंगे तो विद और विदाउट कैफीन आपके सप्लीमेंट आते हैं, बट कैफीन जिसमें होगा वो तो थर्मोजेनिक होगा ही होगा। और एफेड्रा और ये हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। इनमें कुछ एडिड इंग्रेडिएंट्स भी डल जाते हैं, जैसे कि इसमें कार्निटीन हो सकता है, जिनसेंग या और कुछ मसाले, जैसे कि कैप्सिकम समझते हो आप, शिमला मिर्च जो आती है उसका एक्सट्रैक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स, कई सारे मसालों के, काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट हो गया, कद्दू के बीज का एक्सट्रैक्ट हो गया, ऐसे करके काफी सारी चीजें हैं। या ग्रीन कॉफी, सॉरी ब्लैक कॉफी के साथ साथ आपका ग्रीन कॉफी भी होती है, उसका एक्सट्रैक्ट हो गया। तो ये सब चीजें मिलके थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स बनते हैं। इसमें अगर विदाउट फैट बर्नर आ रहा है तो हम उसको स्टिमुलेंट फ्री फैट बर्नर बोलते हैं। देखिए, अगर विदाउट कैफीन एंड विदाउट एफेड्रा आता है तो दूसरे नंबर के फैट बर्नर आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टिमुलेंट फ्री। यानी उसमें कैफीन कम होगा, बहुत कम, या नहीं होगा, क्योंकि स्टिमुलेशन नहीं होगा तो घबराहट ही नहीं होगी। तो स्टिमुलेंट फ्री फैट बर्नर से घबराहट नहीं होती। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के फैट बर्नर्स होते हैं और हर्बल होते हैं ज्यादातर, जैसे कि फिश ऑयल, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो इस तरह के फैट बर्नर्स किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप इसको किसी को भी, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, किसी को भी दे सकते हैं। हालांकि बच्चों पे तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। तो ये आप आसानी से दे सकते हो पहली बार में। और दूसरा फिर इसके बाद का जो स्टेप है कि मान लो इससे रिजल्ट ज्यादा देर से आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप फिर ये वाले ऐड कर सकते हो जिसमें कैफीन होता है। एफेड्रा वाले में अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एनी डाउट्स? नो सर। ओके। सर इसका मुझे पीडीएफ मिलेगा ना सर? बिल्कुल, ये मिला है आपको मैम। ये नहीं आप मिला है सर, इसका नहीं मिला है। मैम, ये डाइट वाला चैप्टर है, आपको ये बुक मिली है? 6 नंबर की बुक नहीं मिली अभी तक? मिली है आपको, मैंने खुद हाँ भेजी है। मैं वो, ओके मैंने ओके। भेजी है मैम। ये जो इसमें जो इमेजेस है ना, दो चार जो इमेजेस आपको, जैसे ये फ्री फैट बर्नर ये नजर आ रही हैं, ये आपके नोट्स में नहीं होंगी। ये सिर्फ पढ़ाने के लिए हम लोग रोजाना डालते हैं और फिर हटा देते हैं। तो ये नोट्स आपकी अच्छा। बुक्स में ये इमेजेस नहीं होंगी, ठीक है? ये सिर्फ पढ़ाने के लिए, हाँ। पीपीटी बनाने के लिए यूज हो रखी है बस। तो इनका कोई फायदा भी नहीं है। तो ओके। वैसे भी कंपनियों के ऐड हैं ये, तो आप गूगल पे वैसे भी देख सकते हो। तो इनका कोई बेनिफिट भी नहीं है। और ये जैसे पढ़ाते वक्त थोड़ा अच्छा लगे स्क्रीन, इसलिए हमने डाल दिया है। ऐसा कोई इसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक थर्ड जो है वो आते हैं कार्ब ब्लॉकर्स। थर्ड तरह के जो फैट बर्नर्स होते हैं वो कार्ब ब्लॉकर्स है। अब यहाँ पर इसको समझिए कि ये कार्ब ब्लॉकर्स किसको देने हैं। हर एक को नहीं देते हैं हम कार्ब ब्लॉकर। इसके कुछ क्लाइंट होते हैं, स्पेशल क्लाइंट, जिनको कार्ब ब्लॉकर दिया जाता है। अब वो कौन से क्लाइंट होते हैं? सबसे पहला, जैसे कि कविता मैम आपका क्लाइंट भी हो सकता है, बट आप समझिए कि क्या है ये। कार्ब है। ब्लॉकर हम उसको देते हैं जिसको खाने पे, कार्बोहाइड्रेट खाने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि कोई आदमी मीठा नहीं छोड़ पाता, कोई आदमी बर्गर, पिज्जा, ये बाहर का जो खाना खाता है कार्बोहाइड्रेट वाला, या चावल रोटी, या फ्रूट्स ज्यादा, मतलब जो ठूस ठूस के खाना खाने वाला जो क्लाइंट है, उसको कार्ब ब्लॉकर दिया जाता है। कि उसको हमने हर तरह से फैट बर्नर दे लिया, एक्सरसाइज करवा ली, बट उससे खाना कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो वो बहुत ज्यादा मोटू होता जा रहा है। तो ऐसे केसेस में उस तरह के क्लाइंट्स को हम कार्ब ब्लॉकर देते हैं। अब ये कार्ब ब्लॉकर काम क्या करता है कि जो भी वो खाना खाएगा, रोटी चावल बर्गर पिज्जा, तो वो पेट में तो जाएगा, यानी जीभ का टेस्ट तो उसको, टंग टेस्ट तो मिलेगा, बट पेट में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कैलोरीज ही प्रोवाइड नहीं करेगा उतनी। हालांकि कुछ तो करेगा, बट सारी कैलोरीज उसको नहीं मिलेंगी। उसने मान लीजिए 1000 कैलोरीज खा ली, तो उसको मुश्किल से 200-300 कैलोरीज मिलेंगी, बाकी 600-700 कैलोरीज उसको नहीं हजम होंगी। मतलब एब्जॉर्ब नहीं होंगी। हजम तो डाइजेस्ट तो हो जाएंगी, बट एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो उससे कैलोरीज नहीं मिलेंगी। कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो वो मोटापा नहीं बढ़ेगा उसका ज्यादा, तो धीरे धीरे वो कार्ब ब्लॉकर वर्क करेगा। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और ज्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, बट इसके बावजूद भी ये उन केसेस में कुछ हद तक वर्क करता है जो कि खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉस्टली भी आते हैं, तो ये आप ऐसे क्लाइंट्स पे आजमा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसी कैटेगरी में फैट ब्लॉकर। इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, अगर बताऊं मैं सोर्सेज, तो वाइट किडनी बीन एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह होते हैं। तो ये अलग से अवेलेबल नहीं है, बट आप ओवरऑल एक सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं।
नेक्स्ट आता है फैट ब्लॉकर्स। जैसे कि हमने कार्ब ब्लॉकर्स दिया, ऐसे ही फैट ब्लॉकर्स भी आते हैं। बहुत सारे लोग फैटी चीजें खाते हैं, जैसे भटूरे खाना, ये सब खाना, या उनकी डाइट में घी तेल मक्खन ये सब चलता है। और उनको हमें मान लो कार्ब ब्लॉकर के साथ साथ ऐसा करना है कि उनका फैट भी ज्यादा ना एब्जॉर्ब हो शरीर में, तो हम कार्ब ब्लॉकर के साथ फैट ब्लॉकर भी ऐड कर देते हैं उनके फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए। तो दोनों मिलके उनकी कैलोरी काउंट को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों का वेट धीरे धीरे घटने लग जाता है। अब इसका नुकसान होता है एक फैट ब्लॉकर का, वो समझ लीजिए कि दो तरह की वाइटामिन होती हैं जो कि हमें खानी होती हैं, ये खाते हैं हम लोग या डाइट से मिलती हैं। वो होती हैं, एक तो वाटर सॉल्यूबल होती हैं जो कि पानी में घुलनशील होती हैं, और एक होती हैं फैट सॉल्यूबल जो कि फैट में घुलनशील होती है। तो अगर आपने किसी क्लाइंट को फैट ब्लॉकर दिया, तो एक नुकसान उसके साथ ये हो जाता है कि उसको चार तरह की वाइटामिन जो कि फैट सॉल्यूबल है, वो वाइटामिन एब्जॉर्ब नहीं करता वो उसका शरीर। तो उन चारों विटामिन की कमी हो जाती है उसके शरीर में, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक फैट ब्लॉकर नहीं दिया जा सकता। और अगर हम दे रहे हैं तो हमें एडेड वाइटामिन बाद में ऐड करनी पड़ेंगी ताकि उनकी कमी को रिकवर किया जा सके। और इसको कौन सी होती है उसको याद रखने के लिए आप कीड़ा वर्ड याद कर लीजिए, कीड़ा। विटामिन के, ई, डी एंड ए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ये जैसे सर कार्बन। हेलो। हाँ जी। हाँ, कीड़ा मीनिंग सर? वाइटामिन के नाम बताए मैंने आपको। ओके ओके। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, समझ में आया आपको मैम कीड़ा का मतलब? हाँ सर। हाँ, ये विटामिन के नाम है। चार तरह की विटामिन होती है ना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड ए। इसको याद रखने के लिए मैंने हाँ आपको ये शॉर्ट फॉर्म बताई है कि ये चारों विटामिन हाँ। फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनकी कमी हो जाएगी शरीर में अगर आप फैट ब्लॉकर दोगे किसी को। बट ये थोड़े समय के लिए चलाया जा सकता है ताकि उनको जल्दी से रिजल्ट दे सके। फिर पांचवी सर तरह के। मुझे हाँ जी। मुझे नोट्स में लिखने के लिए अभी कार्ब ब्लॉक का आप इमेज नीचे ले सकते हैं सर? मतलब ये वाला, मैम आपको ये वीडियो मिलेगी, आप इसकी फोटो खींच सकते हो, अपने फोन पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ के साथ, ओके ठीक है ना। हाँ, नोट करने की जरूरत ही नहीं है है। आपको, ये वीडियो भी मिलेगी। और साथ ही साथ अभी जैसे आप पढ़ रहे हो अपने मोबाइल से, अगर लैपटॉप से नहीं पढ़ रहे हो तो मोबाइल से पढ़ रहे हो, अगर लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो आप अपने फोन से इसकी फोटो खींच सकते हो, और मोबाइल से पढ़ रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ओके। इसके बाद आते हैं पांचवी तरह के, थायराइड रेगुलेटर्स। थायराइड जो है एक तरह का हार्मोन है हमारी बॉडी में। थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं उनका जो मेजर फंक्शन होता है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करना होता है, एक्सेस फैट को कंट्रोल करना होता है, और हॉर्मोन्स का वर्किंग को कंट्रोल करना होता है, ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करना होता है, और वेट लॉस को कंट्रोल करना होता है। यानी इतने सारे काम होते हैं जो थायराइड हमारी बॉडी में करता है। तो थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो सप्लीमेंटल फॉर्म में हम दवाई के रूप में अलग से भी ले सकते हैं, और हमारी बॉडी में तो बनता ही है। बट उसकी अगर कमी हो जाए या किसी और प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आए तो हम दवाई से लेकर उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, बट परमानेंटली प्रॉब्लम रहती है और हमें परमानेंट दवाइयाँ खानी पड़ती हैं अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो वेट लॉस या वेट गेन कोई भी समस्या उसको हो सकती है अगर थायराइड सही से काम नहीं कर रहा है। बट जो लोग बिल्कुल सही हैं, जिनको थायराइड नहीं है, वो लोग, क्योंकि थायराइड की जो मेडिकेशंस होती हैं उनका साइड इफेक्ट कह लीजिए या एक्स्ट्रा इफेक्ट कह लीजिए कि वो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से फैट लॉस होता है। तो बहुत सारे लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के टारगेट को या फैट लॉस के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो T3 नाम से दवाई आती है। T3, T4 दो तरह के थायराइड और होते हैं दवाइयाँ, तो वो T3 नाम से मार्केट में फैट बर्नर के लिए के रूप में अवेलेबल होती हैं।
तो उसको लिया जा सकता है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वो लेते हैं। आजकल तो खैर अब्यूज चल रहा है, हर कोई ले रहा है। बट इसके साइड इफेक्ट छोटे से बता देता हूँ कि अगर आप 25 mcg में आती है ये दवाई, अगर आप उससे ज्यादा लेते हो तो आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी लोगे उस दिन आपको सिर में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा सिर में। दूसरा एक और नुकसान है जो कि हालांकि प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया है चेक, कि थायराइड की मेडिसिन फैट लॉस के लिए लेने लेने का एक और नुकसान है कि ये मसल को भी खाता है। तो जो आप लीन हो रहे हो लेकिन मसल को तो मेंटेन रखना चाह रहे हो, तो वो जो लीनलीनेस है आपकी, उसमें आपके मसल को भी कम कर देगा फैट के साथ। तो ये नुकसान है इसका। बट फिर भी लोग लेते हैं। मसल को रोकने के लिए दवाइयाँ अलग से आती हैं, उसे लेकर और थायराइड रेगुलेटर्स लेते हैं लोग। तो बट इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि आपको आदत पड़ सकती है इसकी, और उसके बाद परमानेंटली आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है अगर आप लंबे समय तक लेते हो या फिर ज्यादा डोज लेते हो। ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। बाकी लोग हैं प्रेजेंट? प्रमोद जी, सर हाँ है। संजय, विकास गिरी, आपको सबको समझ में आ रहा है सर? यस सर। जी सर। ये थोड़ा सा थायराइड में पार्टिसिपेट कीजिए। हाँ, आप लोग भी हाँ ना बोलते सर रहा करो। थायराइड थायराइड में T3 बता दिया आपने हाँ हाँ, सर, टी और कौन सा होता है? T3 नाम से दवाई, तो T3 नाम से आती है, लेकिन वैसे T3 T4 होते हैं। T3 T4 और थायरोक्सिन होते हैं ना, तो इनमें से लेकिन जो फैट बर्निंग के लिए आती है वो T3 नाम से ही जी आती जी। है मार्केट में। जब भी आप कुछ खरीदोगे ना कि फैट बर्नर दे दो, तो ये अंडरग्राउंड मिलती हैं, ये खुलेआम नहीं मिलती हैं दवाइयाँ। T3 भी आप लोगे तो ब्लैक मार्केट से आती है। जी तो अगर कोई सोर्स आपका अच्छा है तभी मिलती है, अदरवाइज आप नकली ज्यादातर बिकती है मार्केट में। तो अच्छे सोर्स से, यानी कि जिसको नॉलेज हो, जो बड़े इंपोर्टरों से खरीद के बेचता हो, उसी से लेनी चाहिए। नहीं तो आपको पता लगे आपने व्हाइट चौक का पाउडर खा रहे हो और आप मन मन में खुश हो रहे हो कि बड़ा अच्छा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है? और महंगी भी आती है ये, सोच समझ के लेनी चाहिए। और इस ये परमानेंटली आपको बीमार भी कर सकती है, इसलिए हर एक को यूज नहीं करवानी है, ना करनी है, कभी कभी के लिए सही है। ठीक है? इसके बाद जो लास्ट आता है ऑप्शन हमारे पास, वो है एपेटाइट सप्रेसेंट। यानी कि जब कुछ भी काम नहीं कर रहा, आपने सारी दवाइयां दे दी, तो भैया एक ही तरीका है कि भूख को ही मार दिया जाए। तो जब भूख ही नहीं लगेगी आदमी को, तो खाएगा क्या? और खाएगा नहीं तो कैलोरीज कहाँ से जाएंगी? नहीं जाएंगी तो अपने आप ही पतला होगा। तो ये वेट लॉस के लिए तो अच्छा है एपेटाइट सप्रेसेंट, बट फैट लॉस के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने अगर बिल्कुल ही भूख मार दी तो आपको अच्छी चीजें जो खानी है, प्रोटीन वगैरह, उसको भी खाने का मन नहीं करेगा। तो इसमें ज्यादातर जो है ग्रीन टी, जनरली हम लोग ग्रीन टी पी लेते हैं, तो उससे भी भूख मरती है। बट दवाई के रूप में अगर आप ग्रीन टी, हुडिया और नेचुरल हर्ब्स आती है उनको लेते हो, तो उनसे भी आपकी भूख काफी हद तक कम होती है। बट मैं प्रेफरेंस अपने क्लाइंट्स को ये देता हूँ कि हम कुछ, जैसे मैंने फूड का एग्जाम्पल है इसके अंदर, इन इन खानों को खाने से आपको जनरली अपने आप ही भूख कम लगती है, क्योंकि ये बहुत फिलिंग होते हैं। जैसे कि अगर आपको जब भी भूख लगे, आप 2-4 बादाम के दाने खा लीजिए, तो आपकी कुछ देर के लिए भूख शांत हो जाएगी। जब भी आपको भूख लगे, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, डार्क चॉकलेट थोड़ी सी खा सकते हो। स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप एक शकरकंदी खा लो, भुनी हुई हो तो और अच्छा है, या उबली हुई हो, उसमें आप नींबू मसाला कुछ भी डाल के खा सकते हो। तो फिलिंग होता है बहुत, फायदा भी पहुंचाएगी, फाइबर भी देगी, कार्ब्स भी देगी, एनर्जी भी देगी, और साथ ही साथ आपको भूख भी नहीं लगेगी उसके बाद काफी देर तक। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। ओट्स खा सकते हो इसके लिए आप, और एग खा सकते हो, एग भी बहुत फीलिंग होता है। तो ये तो नेचुरल तरीका है, बट अदरवाइज आपकी दवाइयां भी आती हैं जो भूख मारने वाली, उनको भी ट्राई कर सकते हो। बट वैसे जनरली नहीं करनी चाहिए अगर आपको मसल बढ़ाना है। अगर आपको मसल से भी कोई मतलब नहीं है आपको, तो भैया मेरा वेट घट जाए बस कैसे भी, तो आप ले सकते हो। अब हमने जैसे ऊपर फैट बर्नर्स और सप्लीमेंट डिस्कस किए थे काफी सारे, तो उसके लिए एक ये चार्ट मैंने बनाया है। तो आप लोग अपने लिए एक पर्सनल चार्ट बना के रखिए, जिसमें आप ये टाइमिंग लिख लीजिए हर सप्लीमेंट की, कि कौन सा सप्लीमेंट कब दिया जाना चाहिए, ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए। आपको बार बार मुझसे या किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहो। और क्योंकि देखो, ट्रेनर वो अच्छा है जो ऑन द स्पॉट आंसर दे। आप मान लो किसी टीचर से ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आपने उससे सवाल पूछा और टीचर ने बोला यार मुझे 1 घंटा दे दो, मैं अभी जरा गूगल पे सर्च करता हूँ या फिर अपनी किताब पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बाद आऊंगा फिर तो मैं ये जवाब दूंगा। तो ऐसा टीचर आपको पसंद नहीं आएगा ना। आपको पसंद आएगा यार हमने पूछा तुरंत आंसर दे दिया। तो इसी तरह से जब जिम में क्लाइंट आता है, या जनरली आपके पास कोई पीटी का क्लाइंट होता है, वो आपसे कोई सवाल पूछता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है भी मेरे को सप्लीमेंट, मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, आज दिन में किसी ने शायद मुझसे पूछा था
कि क्रिएटिन ले रहे हैं तो कब लेना चाहिए या क्यों लेना चाहिए, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे को ये कब कब लिया जाना चाहिए। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप अपना चार्ट खुद बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम क्रिएटिन की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटिन मॉर्निंग में एक बार और एक बार आफ्टर वर्कआउट लिया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया इसको कब लेना है, ठीक है। इसको पानी से लेना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास प्रोटीन आप ले रहे हैं तो प्रोटीन क्योंकि पानी में डाल के ही लेते हैं आप, तो प्रोटीन के साथ दोनों टाइम में ऐड कर सकते हो। अगर मॉर्निंग टाइम में आप मिल्क के साथ प्रोटीन लेते हो तो क्रिएटिन उसमें भी डाल के लिया जा सकता है, बट वर्कआउट के बाद हमेशा पानी में ही लिया जाएगा। इसी तरह से BCAA, वैसे तो ये सुबह और शाम 2 बार लिया जाता है, बट आप उसको 3 से 4 बार भी ले सकते हैं अगर आपको लीन गेन करना है, बट टाइमिंग का डिवाइड करके और कुछ ना कुछ साथ में लेकर। फिर दूसरा कि आप इसको बिफोर भी ले सकते हैं, ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हैं और आफ्टर वर्कआउट भी, बट सबसे बेस्ट टाइम होता है पहले लेना। जैसे अभी मैंने बताया था, आधा घंटा पहले BCAA ले लेना चाहिए, और इसको भी पानी से लेना चाहिए क्योंकि फ्लेवर्ड आते हैं, तो दूध में तो अच्छा भी नहीं लगेगा आपको। फ्लेवर्ड होगा BCAA जैसे गुआवा में, मैंगो में, तो आपको पानी से टेस्ट भी आएगा। वे प्रोटीन मॉर्निंग में लेना चाहिए, एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद दोनों टाइम लिया जा सकता है, बहुत अच्छा है। पानी से ही लेना चाहिए मोस्टली, बट आप सुबह के टाइम में मिल्क से भी ले सकते हैं जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर अर्जेंसी नहीं है आपकी बॉडी को। और जब अर्जेंसी होती है, जल्दी होती है कि वो एब्जॉर्ब होगा, तो पानी से लेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए आपके शरीर में। मल्टीविटामिन को हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए, सुबह या फिर एक्सरसाइज के बाद लेना चाहिए, ताकि वो ज्यादा फायदा दे। इसी तरह से फिश ऑयल को हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए। प्री वर्कआउट को हमेशा एक्सरसाइज से पहले लेना चाहिए ये तो सबसे आसान है कि कोई कहे कि प्री वर्कआउट में एक्सरसाइज के बाद ले लूं, तो नहीं कहेगा कोई भी। फैट बर्नर आप किसी भी टाइम ले सकते हो, बट बिफोर मील लेने पे थोड़ी घबराहट होती है, और अगर आप खाना खाने के बाद लेते हो तो आपको घबराहट की फीलिंग नहीं होगी, बट थोड़ा सा रिजल्ट कम हो जाएगा। खाली पेट ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, और इसको हमेशा पानी से ही लेना चाहिए। ग्लूटामीन सुबह शाम जैसे क्रिएटिन लेते हैं ऐसे ले सकते हैं, और इसको भी बिफोर वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट कभी भी लिया जा सकता है, बट प्रेफरेबली इसको भी पहले ही लेना चाहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी वर्क करे अपने आपके काम के लिए। तो आई होप ये टेबल सबको क्लियर है। आप इस तरह की अपनी कोई आसान सी टेबल भी बना सकते हो, जैसी टेबल आपको समझ में आए, ताकि आपको सारे सप्लीमेंट्स का टाइमिंग और ये सब पता लग जाए, डोज वगैरह। इसमें डोज भी ऐड कर सकते हो आप कि कितने ग्राम लेना चाहिए, तो ज्यादातर डब्बों सर पे लिखी पानी होती है। सादा, सर पानी सादा लेंगे या उबला या हुआ गर्म? फ्लेवर्ड, अच्छा उबला पूछ रहे हैं, तो उबला पानी देखिए ऐसा है, सर्दियां हैं तो आप हल्का सा गुनगुना ले लीजिए, आपको अच्छा रहेगा। नहीं तो सादा पानी, हम लोग तो सादा ही लेते हैं क्योंकि गुनगुने से कोई एक्स्ट्रा पे बेनिफिट नहीं मिलता। बस ये है कि ठंड की वजह से आप गुनगुना ले सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें सुबह उठते ही तुरंत ही सप्लीमेंट लेना होता है या प्रोटीन लेनी होती है ना, तब हम जरूर गर्म करते हैं, क्योंकि नींद से सर्दियों में जब आप जगते हो तो आपका शरीर गर्म होता है, क्योंकि आप रजाई वजाई ओढ़ के सो रहे होते हो, और जैसे ही आप उठते हो एकदम से ठंडा पानी पी लोगे तो गले में खराब हो सकता है या जुकाम खांसी हो सकती है, तो उस टाइम पर आप गुनगुना करके कोई भी सप्लीमेंट लोगे तो फायदा करेगा, है ना। तो ये है। बताया जाता है ना, गुनगुना पानी फायदा करता है बॉडी को। देखिए आयुर्वेदिक बीमारियों का इलाज गुनगुने पानी से होता है, बट फिटनेस लाइन में ज्यादा जरूरी नहीं है गुनगुना पानी। हाँ, फैट बर्नर के केस में आप सोच सकते हो कि फैट बर्नर के साथ लूंगा गुनगुना पानी तो मेरा फैट थोड़ा सा जलाएगा ये आप सोच सकते हो, बट बाकी सप्लीमेंट्स के लिए कोई गुनगुने पानी का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ओके। हमें जल्दी से, आपको 3-4 मिनट रह गए हैं, अगर आपको डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स जल्दी जल्दी से बता देता हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। गोल्डन रूल्स ऑफ डाइट में आपको याद रखना है कि वेट गेन करवाना हो किसी का भी या वेट लॉस करवाना हो, तो ये छोटे से रूल्स फॉलो करनी चाहिए। मैंने पर्सनली भी कुछ लोगों को बताए हैं, बट आप देख लीजिए जल्दी से कि आपको एक तो खाने को हर 3 घंटे या 2.5 घंटे बाद करके 6 से 7 मील्स में डिवाइड कर देना है आज से, अपना भी दूसरों का भी। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच मीडियम होना चाहिए और डिनर लाइट होना चाहिए और थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए। प्रोटीन और कार्ब को ऑल्टरनेटिवली आप जैसे मान लीजिए आपने 7 मील्स बनाए हैं सुबह से शाम तक, तो सुबह 7 बजे का लेके चलूँ मैं, 7 बजे के बाद आप 10 बजे ले रहे हो, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, ऐसे कर रहे हो, तो सबसे पहला मील अगर आपका प्रोटीन है तो आप दूसरा मील कार्ब ले सकते हो, तीसरा फिर प्रोटीन, चौथा फिर कार्ब, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है, जो मेरा फेवरेट है वो है प्रोटीन प्लस कार्ब P+C हर एक मील को, यानी हर मील में आपका प्रोटीन का पार्ट भी होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट का भी, जैसे कि रोटी होनी चाहिए तो दाल होनी चाहिए, या पनीर होना चाहिए, दही होना चाहिए, साथ में कुछ भी रोटी या चावल खाएं आप उसके साथ। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करता है। उसके बाद डिनर आपका 2 घंटे पहले, बेड टाइम से पहले हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपको उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। कई लोग ब्रेकफास्ट बहुत लेट करते हैं कि पूजा पाठ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बट वो सबसे ज्यादा खतरनाक है।
कई सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर आप ज्यादा दिनों तक ये वाला चीज फॉलो करते हो। खासकर डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं अगर आप लेट खाना खाते हो सुबह। तो सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर अंदर आपके शरीर में कुछ जाना चाहिए। कुछ ना मिले तो सबसे इजी तरीका है आप बादाम वगैरह ये सब नट्स जो होते हैं ये खा सकते हैं। हम लोग तो कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा दूध गर्म कर लेते हैं, अगर कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो बता रहा हूँ, दूध गर्म कर लेते हैं और मखाने गर्म कर लेते हैं थोड़े से, तो दूध और मखाने खा सकते हैं, वो जल्दी भी हो जाता है और टेस्टी लगता है, ऐसे स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। अगर जो नेक्स्ट होता है वो है कीप हाइड्रेटेड, यानी खूब सारा पानी पीना चाहिए आपको। नट्स फ्रूट और सैलेड हमेशा आपकी डाइट में और बीच बीच के जो मील्स हैं उसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हमने आज कुछ टिप्स अपने नोट किए हैं। उसके बाद में आपको फैट लॉस के टिप्स और वेट गेन के टिप्स हैं, ये नहीं हो पाएगा शायद आज। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, कोई पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम, कविता मैम।